मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फार्मूला चार्ट देखेंगे। और बहुत जल्द ही रेगुलर क्लास जो है स्पेशल नीट का शुरू होने जा रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए बात करें, एक क्विक रिवीजन फार्मूला चार्ट के लिए है। यहाँ स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से, जो फिजिक्स में पढ़े होंगे 10th लेवल में भी। तो ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो जो करता है, किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट बढ़ावेंगे तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, वोल्ट कम करेंगे तो करंट कम फ्लो होगा। यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, जहां पर आर को कहा जाता है, यहाँ पर आर को कहा जाता है रेसिस्टेंस। आर को रेसिस्टेंस कहा जाता है। भी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट यूनिट होता। आई हो गया करंट इन एम्पियर, आर हो गया रेसिस्टेंस, इसे ओम पढ़ा जाता है। ओम याद रखेंगे, इस तरह से यदि कोई पढ़ते हैं इसको ओम पढ़ते हैं, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यूनिट जो है रेसिस्टेंस का ओम होगा। रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। अपोजिट नहीं, रिवर्स। रेसिस्टेंस का रिवर्स होता है कंडक्टेंस। यानी कंडक्टेंस को जी से इंडिकेट करते हैं, याद रखेंगे कंडक्टेंस को जी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर सी नहीं लिया गया क्योंकि सी कोलम को इंडिकेट किया जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में जी से इंडिकेट किया है कंडक्टेंस को। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r। यूनिट यदि लेंगे तो ओम इनवर्स, इसी को महो भी कहा जाता है, या ए से इंडिकेट करते हैं साइमेंस भी कहा जाता है ओम इनवर्स को। तो एक फार्मूला ये हो गया आपका। तीसरी बात हम लोग बात करें, रेसिस्टिविटी को कहा जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं कि रेसिस्टेंस कोई भी कंडक्टर हो, तो जैसे कंडक्टर में वायर का हम लेंथ बढ़ा दें या दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस इंक्रीज कर दें, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। यानी लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। थिकनेस बढ़ावेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ावेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल बाई ए। एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट चीज, यहाँ पर ये रो से इंडिकेट किया गया है, रो से इंडिकेट किया गया है। रो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आर ए बाई एल। रो हो गया, रो को पढ़ते हैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। आर हो गया रेसिस्टेंस, एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर्स, ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिट रेसिस्टेंस के बात करें, यूनिट यदि हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का बात करें तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो हो जाएगा ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। अब कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, या इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसमें कप्पा पढ़ते हैं, ध्यान दें, ये इस तरह से यदि इंडिकेट किए हैं तो इसे हम के नहीं पढ़ेंगे, कप्पा पढ़ेंगे। के में को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दें, कप्पा में नीचे वाले जो है ये थोड़ा लेंथ इसका ज्यादा होता है कप्पा में।
इसको कप्पा पढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल रेसिस्टिविटी का, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को आर ए बाई एल होता है और लेंथ नोमिनेटर डोमिनेटर में चेंज कर गया तो कप्पा इजकल टू हो गया आपका जी इंटू एल बाई ए, जी इंटू एल बाई ए हो गया कप्पा इजकल टू। एल बाई ए को कहा जाता है सेल कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सेल कांस्टेंट। एल बाई ए को कहा जाता है सेल कांस्टेंट। तो कप्पा इजकल टू हो गया जी इंटू जी स्टार, के से हो गया कंडक्टिविटी, जी से हो गया कंडक्टेंस और जी स्टार से हो गया सेल कांस्टेंट, यानी कंडक्टिविटी इजकल टू होगा कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। यूनिट यदि कप्पा के लेंगे तो कंडक्टेंस का यूनिट होता है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर ओम इनवर्स होता है, सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसी को साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी के लिए बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है एक मोल इलेक्ट्रोलाइट्स हम लिए हैं, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशंस है, उसमें टोटल जो कंडक्टेंस होगा उसको कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से इंडिकेट करते हैं। इसको भी लैम्डा दो तरह से इंडिकेट किया जाता है, एक लैम्डा ये हुआ कैपिटल लैम्डा और एक इस तरह से भी, इसे भी लैम्डा ही पढ़ा जाता है। ग्रीक वर्ड से लेटर से सब आया है, तो इसे पढ़ेंगे लैम्डा एम इजकल टू कप्पा इंटू मोलर वॉल्यूम, एक मोल का है मोलर वॉल्यूम। वी एम का मतलब हो गया मोलर वॉल्यूम, वी एम का मतलब हो गया मोलर वॉल्यूम, and volume of 1 mole electrolytes, volume of 1 mole electrolytic solution। या मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी, हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में इसी फार्मूला का यूज करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी इजकल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी होता है। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर पर मोल। सिमिलर फार्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मींस हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होगा उसे कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 बट अपॉन नॉर्मलिटी होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अब हम लोग कोहराल्स लॉ के बारे में बात करें। कोहराल्स लॉ दिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टिविटी निकालने के लिए फॉर्मूला दिए हैं। इन्होंने कहा है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स का टोटल कंडक्टिविटी इंडिविजुअल आयन के कंडक्टिविटी का सम होता है। कोहराल्स लॉ इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल टू होगा हर एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने आयन में ब्रेक करता है हर एक आयन्स के मोलर कंडक्टिविटी के सम को कहेंगे मोलर। ध्यान दें यहां पर लैम्डा एम का मतलब हो गया
लैम्डा एम नॉट का मतलब हो गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। ध्यान दें यहां पर, मान ला कि यहां पर कोई हम एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, इसमें जैसे जैसे वाटर ऐड करेंगे इसका कंडक्टेंस बढ़ते जाएगा, वाटर ऐड करेंगे कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ते जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इसका कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद डाइल्यूट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पर इसका कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो गया उसी को कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको पढ़ते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहां पर लैम्डा एम नॉट को पढ़ा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ए एक्स बी वाई है तो ए ब्रेक करेगा, एक्स ए वाई माइन प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस। यहाँ पर हर एक का कंडक्टिविटी अलग अलग आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल लॉ ऑफ डाइल्यूशन सॉल्यूशन। ओसवाल लॉ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये लॉ है। यहाँ पर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, एक्सेस वाटर है, एसिटिक एसिड आयोनाइज करेगा एसीटेट आयन और H प्लस आयन। इनिशियल में इसका कंसंट्रेशन C है, ये दोनों का 0 0। अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इसमें से एक्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है, एक्स मोलरिटी है, डिसोसिएट कर गया सी अल्फा डिसोसिएट कर गया। तो जितना मोल यहाँ पर एक मोल डिसोसिएट करेगा तो एक मोल बनेगा, ये भी एक मोल बनेगा। ये सी अल्फा डिक्रीज करेगा तो सी अल्फा इंक्रीज करेगा, ये सी अल्फा, यानी जितना ये मोल डिसोसिएट करेगा उतना ही मोल ये दोनों बनेगा। यहां से सी में सी अल्फा घट गई, सी अल्फा सी अल्फा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन the product of concentrations of reactant with power of coefficient। यहाँ तो पावर वन है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा हो गया, सी कॉमन ले लिए यहाँ पर, सी कैंसिल हो गया तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर सी इंटू सी अल्फा अपॉन सी कॉमन, सी माइनस 1 माइनस यानी यहाँ कप्पा इक्वल टू हो गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करें तो अल्फा का वैल्यू 1 से वेरी स्मॉल होता है तो 1 माइनस अल्फा लगभग 1 हो जाएगा तो कप्पा इक्वल टू सी
अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा यहां पर अंडर रूट के बाय सी, अंडर रूट के बाय सी। यानी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है रेसिप्रोकल ऑफ होता है इनवर्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रेसिप्रोकल होगा स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये फार्मूला याद रखेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फार्मूला होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स कि टोटल अमाउंट का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट किया वह कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि निकालना है तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशंस में डिवाइड करेंगे मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये गिवन सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसका कंडक्टिविटी है और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशंस के बीच में रिलेशन जो है से टीबे ने दिए थे। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट सी, यहाँ सी आपका कंसंट्रेशंस है। लैम्डा एम सी का मतलब हो गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशंस, लैम्डा एम नॉट मतलब हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ए हो गया कांस्टेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करें, एक चीज हम लोग बात करें, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शंस होता है, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो वहां पर उस रिडॉक्स रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और उस केस में यदि हम कोई रिडॉक्स रिएक्शंस एक ही कंटेनर में यदि कराते हैं तो वहां पर एनर्जी हीट के फॉर्म में लिबरेट करता है। लेकिन यदि वैसी रिडॉक्स रिएक्शंस को अलग अलग कंटेनर में कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है, और उस टाइप के जो सिस्टम बनाते हैं उसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल इज ए डिवाइस, गैल्वेनिक सेल इज ए डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हम लोग ड्राई सेल का यूज करते हैं या इन्वर्टर में यूज करते हैं, वो सभी जगह गैल्वेनिक सेल पर ही आधारित है। गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का रड डालते हैं तो कॉपर जो है प्रिसिपिटेट करता है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मिलता है। इसको आयोनिक फॉर्म में यदि लिखेंगे कॉपर 2 प्लस प्लस जिंक Zn2 प्लस प्लस कॉपर। सेल रिप्रेजेंटेशन कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट किया। ये ध्यान दें, पहले यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन को लिखने के तरीका है, ऑक्सीडेशन वाले पहले लिखते हैं लेफ्ट साइड में। तो कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट किया कॉपर में, ऑब्लिक का साइन देंगे, डबल यहां पर कॉलम दे कर करके Zn 2 प्लस Zn में कन्वर्ट किया। अब यहां पर एक सिस्टम है, ध्यान दें यहां पर कैसा बनाया गया है। यह एक कंटेनर है, एक कंटेनर जो है आपका बना हुआ है पैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक कंटेनर है। इसमें हम ऐड कर दिए हैं कॉपर सल्फेट और वाटर। इस पर आपका जिंक का रड है, ये जिंक का रड है।
देखिए इस डायग्राम को हम लोग अलग से हम समझा रहे हैं। एक कंटेनर लिया गया, इसमें लिया गया है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशंस। इसमें जिंक का रड डाला जाता है, तो बाय एक्सपेरिमेंटल देखा जाता है कि जिंक पर आपका निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और सेम चीज कॉपर सल्फेट के कंटेनर में यहाँ पर एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें कॉपर का रड डालते हैं, तो इस केस में इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जबकि जिंक के केस में निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब इसके वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो जिंक रड से कॉपर रड पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का अपोजिट लिया जाता है करंट का ट्रांसफर। यहाँ पर जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है, ये एनोड का काम करेगा। इस पर निगेटिव चार्ज होता है। कैथोड कॉपर कैथोड का काम करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान दें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर नेगेटिव होता है, एनोड पर पॉजिटिव होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव होता है, कैथोड पर पॉजिटिव होता है। अब यहां से एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाएगा, वायर के थ्रू करंट फ्लो होगा कैथोड से एनोड पर। अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहां पर लिया गया साल्ट ब्रिज, इसको कहा जाता है साल्ट ब्रिज। इसको साल्ट ब्रिज कहेंगे। साल्ट ब्रिज जो है एक U2 में एक यू शेप में एक ट्यूब है, जिसमें दोनों साइड में कॉटन लगा हुआ है और इसमें साल्ट डाला हुआ है, सोडियम क्लोराइड का या अदर कोई सी चीज का, जो कंटेनर से रिएक्ट नहीं करता है। इस साल्ट का मोबिलिटी आयन का इक्वल होता है। अब इसमें देखा जाता है कि जब करंट फ्लो होता है तो आपका जिंक जो है रड Zn2 प्लस सॉल्यूशन में चला जाता है, इस पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। इस केस में कॉपर सॉल्यूशन पर से रड पर डिपॉजिट हो जाता है और इसका थिकनेस बढ़ेगा। और इसमें आपका जिंक का थिकनेस घटेगा, जिंक का थिकनेस घटेगा और कॉपर का इंक्रीज करेगा। सॉल्यूशन में ये जो साल्ट ब्रिज है, इसका काम क्या है कि जो ही Zn2 प्लस सॉल्यूशन में आएगा, तो इस साल्ट से यहाँ पर एनायन का माइग्रेशन होता है, निगेटिव चार्ज का माइग्रेशन होता है। इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें यदि सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम प्लस आएगा, इसमें क्लोराइड माइनस आएगा। इस तरह से सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है। इसके बारे में हम रेगुलर क्लास में गैल्वेनिक सेल पूरे एक
क्लास में कंप्लीट होता है। यहाँ केवल फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो यदि कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो उसको सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले ऑक्सीडेशन वाले को बाद में रिडक्शन वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको याद करने का तरीका है लॉन फार्मूला द्वारा। लेफ्ट साइड में रखते हैं और लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन वाला को रखा जाए तो एनोड का काम करता है, उस पर निगेटिव चार्ज होता है। L4 हो गया लेफ्ट साइड, O से ऑक्सीडेशन, वह एनोड का काम करेगा, उस पर निगेटिव चार्ज होता है। इसका अपोजिट होता है कैथोड पर। ईएमएफ या सेल पोटेंशियल बराबर होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू होता है कोई भी सेल स्टार्टिंग में यदि कनेक्ट करते हैं यानी इसके पहले चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस देगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अदर किसी भी कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस देगा उसको ई सेल कहेंगे। ईएमएफ या ई सेल इक्वल टू होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट या ई हायर माइनस ई लोअर। इसका एक और फॉर्मूला होता है ई हायर माइनस ई लोअर। हायर पोटेंशियल में लोअर पोटेंशियल को घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है। ईएमएफ का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई सेल सेल पोटेंशियल, आर हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड, ई एल का मतलब हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड। ई हायर मीन्स हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होगा माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नर्स इक्वेशन नर्स महोदय ने इस सेल पोटेंशियल कंसंट्रेशन टेम्परेचर के बीच में एक इक्वेशन द्वारा फॉर्मूला दिए हैं। एक कोई केटायंस है, एन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर करके मेटल में चेंज कर रहा है। ई सेल बराबर होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आर टी अपॉन एन एफ एल एन लॉग बेस ई पर कुछ नहीं है तो यहाँ बेस ई है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सॉलिड का 1 लिया जाता है, रिएक्टेंट का Mn2 प्लस है। या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यदि लॉग ई से लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दें ln x इक्वल टू होता है 2.303 लॉग x। यहां पर बेस ई है, यहां पर बेस 10 है। तो ये मैथ का फॉर्मूला है। यहाँ बेस ई से बेस 10 पर कन्वर्ट कर दिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एफ एंड 5 डिग्री सेल्सियस पर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 0.059 हो गए, 059 है। यहाँ ई हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, एन हो गया लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस इक्वेशन। अब ये कोई एक इक्वेशन है, कोई इक्वेशन है। यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल जी कोई केमिकल स्पेसीज है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कोफिशिएंट है बैलेंस इक्वेशन में। तो नर्स इक्वेशन लगाएंगे तो ई सेल इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन सी के पावर सी डी के पावर डी ए के पावर ए बी के पावर बी। अब इसको लॉग बेस यहाँ पर कुछ नहीं है तो बेस यहाँ पर ई लिया जाता है, यहाँ पर बेस कुछ नहीं है तो यहाँ पर बेस 10 लिया जाता है। तो बेस 10 में कन्वर्ट किए तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ा।
अब यहाँ पर RTF का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.059, एन हो गया चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन 2 log concentrations of product upon concentrations of reactant कोफिशिएंट कंसंट्रेशन टर्म के पावर में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, आयोनिक इक्वेशन है, जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड किया गया, एक्वस है, ये भी यहाँ पर एक्वस रहेगा। यहाँ पर एक कॉपर सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाता है। अब इसको सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया 2.003 RT अपॉन NF log concentrations of Zn2 प्लस और कॉपर 2 प्लस। डोमिनेटर में जिंक और कॉपर सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन 1 होता है, यानी ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन, यहाँ पर एन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 हुआ तो 2 से डिवाइड हो गया, लॉग Zn2 प्लस कॉपर 2 प्लस हो गया। ये आपका एक फार्मूला की तरह यूज करेंगे। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बराबर होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट या हायर माइनस लोअर। यदि यहाँ बात करें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यहाँ कॉपर का बात करें तो होता है 0.34 और जिंक का होता है माइनस 0.76। दोनों को एक दूसरे में सबस्ट्रेट किए तो 1.1 वोल्ट आ गया, यानी कॉपर जिंक का सेल बनावेंगे तो 1.1 वोल्ट आएगा, यानी ई सेल के लिए यही आ गया। अब रिलेशन बिटवीन देखेंगे ई सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, हम ऑलरेडी ये फार्मूला तो देख चुके हैं। ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल RT अपॉन NF ln Q। Q किसी भी कंडीशन में यहाँ पर रिएक्शन कोटेंट है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल का वैल्यू 0 होता है, Q का वैल्यू K हो जाता है। ये वैल्यू पुट किए तो यहाँ पर ये 0 हो गया। यहाँ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल RT अपॉन NF log K हो गया, यानी यहाँ पर ई सेल का वैल्यू हो गया यहाँ पर 2.303 RT, 2.303 RT अपॉन NF log K। यानी ये आपका 2.30 RT अपॉन NF log K, ये फार्मूला इंपॉर्टेंस हो गया। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम के बीच में रिलेशन हो गया। यदि 25 डिग्री पर करेंगे, R का वैल्यू, T का वैल्यू, F का वैल्यू पुट करेंगे तो 0.059 अपॉन N log K हो गया। अब रिलेशन बिटवीन हम लोग देखेंगे ई सेल और गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी एक टर्म आया है जो थर्मोडायनेमिक्स का है। गिब्स एनर्जी एक टर्म आया है जो थर्मोडायनेमिक्स का है। गिब्स एनर्जी कहता है कि कोई भी सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम का मैक्सिमम जो वर्क करने के कैपेसिटी होगा उसे कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी। जैसे कोई हम ड्राई सेल लिए, उससे हम वर्क लेंगे, लाइट जलावेंगे या रेडियो बजावेंगे, तो जितना वह एनर्जी रिलीज करेगा वह उस सेल का गिब्स एनर्जी हो गया। तो कोई भी सेल वर्क करेगा तो जितना उसका गिब्स एनर्जी में कमी होगा उतना ही वर्क डन होगा। यहां पर हम बात करें गिब्स एनर्जी और ई सेल के बीच में रिलेशन देखें तो चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होगा। चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, यानी डेल जी इक्वल टू वर्क बराबर हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर चार्ज इक्वल टू एन एफ। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज ट्रांसफर होगा वह 1 फैराडे कहलाता है। एन हो गया नंबर ऑफ मोल, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ई
सेल से इंडिकेट करते हैं, यानी W इक्वल टू हो गया NF ई सेल, यानी वर्क बराबर हो गया NF ई सेल, डेल जी इक्वल टू होगा माइनस डेल जी इक्वल टू वर्क डन, और डेल जी इक्वल टू वर्क माइनस वर्क, यानी माइनस वर्क NF बटे ई सेल हो। ये स्टैंडर्ड यदि लेंगे गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लेंगे, तो ये आपका स्टैंडर्ड सेल गिब्स चेंज इन गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हो गया। अब हम लोग गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम में बात करें तो इस फार्मूला में ई सेल का वैल्यू पुट कर दिए, NF कट गया, ये आपका डेल जी इक्वल टू -2.003 RT log K हो गया। ये फार्मूला हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें जो भी प्रॉब्लम है, बहुत सा प्रॉब्लम होगा, ये आपका रेगुलर क्लास जो स्टार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। कोई आधा घंटा के क्लास में कोई एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रू है। इसमें एटलीस्ट जो है 10 आवर का क्लास चलता है तब जाके थ्योरी कंप्लीट होता है। अब यहां पर फैराडे ने माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइटिस के बारे में एक फार्मूला दिया। माइकल फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा योगदान है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस का दो लॉ है। फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट पास करावेंगे तो कैथोड या एनोड पर कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या डिजोल्व होगा। तो जो वेट डिजोल्व या डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर, यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज जब केमिकल एक ही हो, यानी यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कांस्टेंट हो। यानी जेड इज W इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो जेड दिए हैं ZQ, और Q बराबर IT फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जेड को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड को क्या कहा जाता है? जेड को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। यहां पर I जो है करंट है। अब देखिए यहां पर W हो गया वेट। W क्या है? वेट है। W आपका वेट है। Q आपका चार्ज, I आपका करंट है, और T आपका टाइम है। जेड को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। अब यदि 1 एम्पियर करंट 1 एम्पियर पास करे 1 सेकेंड तक, Q बराबर हो जाएगा 1 कूलम। तो जब Q के जगह पर 1 देंगे तो यहाँ पर W जो है इक्वल हो जाएगा Z का। W जो है इक्वल हो जाएगा Z का। यहाँ से इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट का डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द weight of substance which is deposited or dissolved by passing 1 coulomb charge। ध्यान दें, एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिजॉल्व बाय पासिंग 1 m कूलम्ब चार्ज। इसका यूनिट होगा ग्राम पर कूलम्ब। जेड बराबर फॉर्मूला ये भी होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 कूलम्ब। अब देखिए ध्यान से, यहां पर Q कांस्टेंट हो तो W1 इक्वल टू Z1 Q, W2 इक्वल टू ZQ Q फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड है, A और B है, तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू Z1 अपॉन
Z2 वेट का रेशियो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के इक्वल होता है। सेकेंड लॉ यदि हम बात करें तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केमिकल इक्विवेलेंट। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केमिकल इक्विवेलेंट। यहां पर W है वेट और E है इक्विवेलेंट वेट, केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट है। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट चीज से मल्टीप्लाई किए के से, यानी W अपॉन E इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ इस कांस्टेंट को कहा जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो लॉ है ये कहा जाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी कहा जाता है। यानी यहां पर कहता है लॉ इक्विवेलेंसी, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एवरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है। एवरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है। यह भी सेम उसी तरह से है, यानी वेट का रेशियो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा। अब दोनों से यहां पर इक्वेट कर देंगे तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 एक फॉर्मूला आ गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q है और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट है। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EQ या EQ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W और EQ इक्वल टू FW। F यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। F का वैल्यू 96500 कूलम होता है और F का वैल्यू होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। W इक्वल टू EQ बटे F हो गया। यहाँ E हो गया एटॉमिक वेट। ध्यान दें केमिस्ट्री में हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग इक्विवेलेंट वेट बराबर पढ़े हैं एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी A अपॉन N। Q इक्वल टू IT यानी W इक्वल टू AIT अपॉन NF हो गया या EQ अपॉन F हो गया। W यहाँ वेट है, A है एटॉमिक वेट, N वैलेंसी, N हो गया चार्ज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, F हो गया फैराडे कांस्टेंट या N को कह सकते हैं वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। F हो गया फैराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू 96500 कूलम होता है। I हो गया करंट इन एम्पीयर, T हो गया टाइम इन सेकेंड, Q हो गया चार्ज इन कूलम। तो आज का क्लास यहीं पर ड्रॉप करते हैं और इसमें टोटल फार्मूला आप लिख लीजिए। यही इतना से ही आपका नीट में न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। और ये यदि अच्छे लगता है तो लोगों के बीच में बतावें और इसे सब्सक्राइब करें। आज का इतना ही और बहुत जल्द रेगुलर क्लास चलेगा नीट के लिए।